भी कहा जाता है और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मूंग की फसल से अधिक उत्पादन लेने के उपाय। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से उगाएं पौष्टिक हरा चारा। जायद मौसम में मूंग की खेती अपने राज्य में कई किसान भाई करते हैं और जिन किसानों ने देरी से मूंग की बुवाई की थी, अब उनकी फसल विभिन्न अवस्थाएं लिए खेतों में खड़ी है। तो इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आपको फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं भोपाल के कृषि विशेषज्ञ रतनदीप सोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल आपने लगा दी होगी मार्च के महीने में, और इस समय जो थोड़ा लेट लगाए होंगे तो पुष्पन अवस्था में होगी, थोड़ा अर्ली लगाए होंगे तो वो पुष्पन सह फली अवस्था में होगी, कुछ थोड़ा पहले यदि लग गई होगी तो वो फली पकने की स्थिति की तरफ जा रही होगी। लेकिन ये देखने में आया है किसान भाइयों कि ये मूंग की फसल कम अवधि वाली होती है और कम अवधि वाली फसल होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है यदि हमारी व्यवस्था, हमारा प्रबंधन सुचारू रूप से न हो। किसान भाइयों, मूंग की फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ साथ खाद, उर्वरकों, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मूंग की फसल का सही विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। खेत के अंदर फसल के साथ यदि खरपतवार का होना यदि है तो वो नुकसानदायक होता है। और वो नुकसान जो होता है मूंग की फसल के लिए, एक तो मूंग की फसल की बढ़वार रुकती है, दूसरे फली की अवस्था में हो। और बढ़वार क्यों रुकती है? क्योंकि उसमें पोषक तत्व जो होते हैं उनको ये खरपतवार के पौधे भी ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। और 30 दिन तक यदि खरपतवारों का नियंत्रण कर लिया जाता है तो उस स्थिति में वीड क्रॉप कंपटीशन, माने फसल से खरपतवारों की जो प्रतिस्पर्धा होती है पोषक तत्वों के लिए, सूरज की रोशनी के लिए और नमी के लिए, वो न्यूनतम होती है। शुरुआत में यदि आपने उपाय कर लिया होगा तो खेत में खरपतवार स्वतः ही कम होंगे, और यदि नहीं कर पाए हैं तो खरपतवार कम से कम मूंग की फसल के ऊपर न निकलने पाएँ, ये सुनिश्चित करना है। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए आप मूंग की फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। दूसरी बात आती है सिंचाई की। फसल में सिंचाई का जो है मौसम को देखते हुए 10 से 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करें, और सिंचाई तब करें किसान भाइयों जब खेत में 50% के लगभग नमी रहे। अब वो निर्भर करता है मिट्टी की पानी को सोखने की क्षमता, उसके ऊपर निर्भर है। जैसे भारी मिट्टी, जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं, वर्टिसाल सॉइल कहते हैं, इसमें पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो इसमें सिंचाई करने की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति थोड़ा देर से होगी। और यदि दोमट मिट्टी है या हल्की मिट्टी में यदि लगी हुई है तो वहाँ सिंचाई जल्दी करनी पड़ेगी। इसके अलावा मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप होता है। यह इल्लियां पहले मूंग की कोमल पत्तियों और टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं और फली आने पर फलियों में छेद करने पर दाने को खराब कर देती हैं, जिससे मूंग के पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है।
इसलिए आप कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्ब दवा की मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इल्लियो का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। अब मूंग की फसल में फली छेदक कीट भी लगते हैं, पत्तियों को काटने कुतरने वाले कीट भी लगते हैं और उसका खुरच के क्लोरोफिल खाने वाले भी कीट लगते हैं। तो और साथ में रस चूसक कीट भी लगते हैं। रस चूसकर तो पत्तियों को कुकड़ा देते हैं, उसका क्लोरोफिल जो होता है, हरित लवक जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको वो चूस लेते हैं, जिसके कारण पत्तियों को कोई जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है वो कम होने लगती है। खासकर सफ़ेद मक्खी जब लगती है तो ये पत्तियों के अंदर जो विषाणु जनित पत्तियों, संक्रमित पत्तियों को चूस के रस लेते हैं और स्वस्थ पत्तियों में जाते हैं तो वहाँ भी ये फैलाते हैं। तो विषाणु रोग, पीला मोज़ेक रोग जिसको कहते हैं सामान्य भाषा में, तो ये रोग फैलता है और उसके फैलाने में ये वाहक होती है। और पीला मोज़ेक रोग स्वतः में नियंत्रण इसका कोई नहीं है, केवल ये है कि इसका फैलाव रोक दिया जाए। और फैलाव रोकने के लिए उत्तम उपाय है कि समय रहते ही सफ़ेद मक्खी कीट का नियंत्रण किया जाए। और सफ़ेद मक्खी कीट के नियंत्रण के लिए विशेष है कि यदि आपके पास स्थानीय बाज़ार में थायोमिथाक्सम 25 WG उपलब्ध है तो उसको 100 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। अब घोल बनाने की मात्रा वो आपके छिड़काव यंत्र, स्प्रेयर पंप के ऊपर निर्भर करता है, वो कौन सी कैसे हस्तचलित है या मोटर चलित है या ट्रैक्टर चलित है। दूसरा है कि यदि ये नहीं मिलती है तो इमिडाक्लोप्रिड 70.8 SL दवा का 165 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पंप के अनुसार पानी की मात्रा 500 लीटर से लेके 650 लीटर 700 लीटर तक लेके छिड़काव कर सकते हैं। तो ये रस चूसक का कीटों का संक्रमण न्यूनतम हो सकता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उन महिलाओं को अलग कर दिया। खबर पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी। एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई कंपनीज के सीईओ से पीएम करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान, मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। फिजी के पीएम ने किया सम्मानित। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज, कई देशों के प्रतिनिधिमंडल ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में आमतौर पर गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे साल भर कम समय में हरा चारा उगाया जा सकता है, जिसे खाकर पशु 15 से 20% तक ज्यादा दूध देने लगेंगे। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसे अपनाकर कम लागत में पौष्टिक हरा चारा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इस बार प्रदेश का अधिकांश रकबा सूखे की चपेट में है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारे को उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। ये हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई सालों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है।
हाइड्रोपोनिक तकनीकी एक ऐसी विधा है जिसमें मिट्टी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात मृदा विहीन फसलोत्पादन को ही हाइड्रोपोनिक तकनीकी कहा जाता है। पूरे देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक दूसरा बड़ा व्यवसाय है। तो इस तरह कह सकते हैं कि हम पशुपालन को अच्छा मजबूत बनाने के लिए आधुनिक ये तकनीकी, जिसको हम हाइड्रोपोनिक तकनीकी कह रहे हैं, इसके माध्यम से हरा चारा उगा करके हम उसके जीविक उत्थान के लिए हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से पहला जो फेज आता है, इसमें हम सीड को क्लीनिंग करते हैं, अर्थात उसको शुद्ध वाटर के साथ 2 से 3 बार उसको निथारते हैं। उससे ये क्या है कि इसमें जितना हमारा सीड हेल्दी होगा, अच्छा होगा, कटा फटा गला हुआ, किसी तरह का रोग उसमें नहीं लगा हो, किसी भी प्रभेद को हम आसानी से हाइड्रोपोनिक चारे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विधि से चारा उगाने के लिए एक ऐसे कमरे की जरूरत है जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है, इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार और बाजरा के दानों को 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं लगभग 36 घंटे बाद वो बीज पूर्ण रूप से अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के पश्चात ये एक ट्रे है, हम मक्का का लगभग 1.25 किलो बीज और जो अन्य 3 फसलें हैं उसका 800 ग्राम बीज उसका नाप करके और इस ट्रे में समान रूप से फैला देते हैं। ध्यान रहे कि हम फैलाते समय गंदे हाथ का प्रयोग नहीं करेंगे और ग्लव्स जो प्लास्टिक के हैं उसको पहन करके समान रूप से ट्रे में फैला देते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये ट्रे है, इसमें जो होल बने हुए होते हैं, छेद बने हुए होते हैं, उससे करीब 2.5 से 3 इंच पहले तक ही हम बीज को फैलाते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर हम बराबर पूरी ट्रे में समान रूप से फैला देंगे तो जो इसकी जड़ें निकलती हैं इस होल को ब्लॉक कर देंगी, तो जो अतिरिक्त पानी इसमें ट्रे में आता है, जो इस हर 4 घंटे के बाद उसके पानी इसमें भर जाने से उसमें गलन की संभावना हो सकती है। तो इस तरह करते हुए फीड कर देते हैं और फीडिंग करने के बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये जितना ट्रे हम एक दिन में फीड करते हैं उतनी ही ट्रे को हम प्रतिदिन हार्वेस्ट करते हैं। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक की हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये पूर्ण रूप से नियंत्रण कक्ष में हम इसको करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे लाभ हैं या बेनिफिट्स हैं जो किसान के लिए हो सकते हैं। जैसे इस तकनीकी से चारा उगाने पर 90% तक जो पानी की है वो बचत की जा सकती है। वो इसलिए की जा सकती है कि ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम इसमें लगा होता है, जो स्वचालित होता है और हर 4 घंटे के अंतराल पर लगभग 40 सेकंड तक इसमें स्प्रिंकलर चलता है। जो पानी ट्रे में गिरता है वो जितना उस समय में जो बीज है या पौधे उसके एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसके अलावा ये आप होल देख रहे हैं, ये जो छेद है, ये छेद के माध्यम से इसमें जो नाली बनी हुई है वो जो अतिरिक्त पानी है वो इसमें जाके इकट्ठा हो जाता है और जल निकास के माध्यम से बाहर जा कर के वो एक टैंक में जमा हो जाता है और वो जो टैंक में जमा पानी है उसको फिर दोबारा पुनः चक्रण या रिसाइकलिंग करके दोबारा उसको हम यूज कर लेते हैं। मुख्य बात यह है कि जब तक हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तब तक इसमें अलग से हमको कोई भी पोषक तत्व, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइज़र है या और किसी फॉर्म में देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा जैविक और हरा चारा उत्पादन है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से दूध भी हमारा ऑर्गेनिक या जैविक ही होगा। अब आइए एक नजर डालते हैं इस विधि से चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसी अम्लों, विटामिन की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक में गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किया गया हाइड्रोपोनिक चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया जाता है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है,
जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है, लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और पशुओं की प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। तो इसलिए लगातार मात्रा में सूखे चारे के साथ या दूसरे अन्य हरे चारों के साथ मिला करके इसकी जो अनुशंसित मात्रा है उसमें मिला के खिलाने से निश्चित रूप से किसान की आमदनी में, उसके दुग्ध उत्पादन में और बिहार राज्य के डेयरी व्यवसाय को आगे ले जाने में ये हरा चारा हाइड्रोपोनिक फॉडर मददगार साबित हो सकता है, जिसकी मूल्य भी ज़्यादा किसान को मिल सकता है और आसानी से किसान इसको स्वस्थ जीवन जानवर का भी और किसान का भी और उसको उपयोग करने वाले के सभी समाज का एक जीवन स्तर में आय के साथ साथ स्वास्थ्य में भी अच्छी वृद्धि की जा सकती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पापुआ न्यू गिनी के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे पीएम मोदी एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। कई कंपनीज के सीईओ से पीएम करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान, मिला कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी अवार्ड। फिजी के पीएम ने किया सम्मानित। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज, कई देशों के प्रतिनिधिमंडल का हुआ भव्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम निश्चित रूप से फसलों की सफलता या विफलता का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है और इसीलिए मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह कुछ इस प्रकार है। IMD मौसम केंद्र भोपाल द्वारा जिला स्तरीय मौसम पूर्वानुमान पर आधारित राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए झाबुआ जिले के लिए मौसम आधारित कृषि परामर्श। इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में आसमान में साफ से छिटपुट से मध्यम बादल छाए रहने और आगामी दिनों में वर्षा नहीं होने का अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 40 से 42 व 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने तथा हवा पश्चिम दिशा से 19 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि रबी फसल की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई कर जमीन को खुला छोड़ दें ताकि सूर्य की तेज रोशनी से गर्म होने के कारण इसमें छिपे कीटों के अंडे और घास के बीज नष्ट हो जाएं। इस मौसम में भिंडी की फसल में माइट कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियॉन 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। मौसम को ध्यान में रखते हुए टमाटर के फलों को फली छेदक कीट से बचाव के लिए किसान खेत में पक्षी बसेरा लगाएं व कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा करके जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप 2 से 3 ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना वेधक व फल वेधक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के फलन वाले बाग में सिंचाई 7 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहें। पूर्व में कलिकायन के लिए
काटे गए बेर के पुराने व देसी पेड़ से निकली शाखाओं में से 3 से 4 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं को काटकर अलग करें। कटहल के बाग में फल गलन की समस्या से नियंत्रण पाने के लिए मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। नया बाग लगाने के लिए उचित दूरी पर 3x3x3 फुट आकार के गड्ढे खोदें और उसे खोला छोड़ दें। उसके बाद 10 दिनों बाद भराई कर दें और बरसात में पौधों की रोपाई करें। पशुओं को साफ और ताजा पानी दिन में 2 बार दें। साथ ही साथ हरा चारा दें। बाहरी परजीवियों से बचाव के लिए ब्यूटॉक्स का उपयोग करें। पशुशाला की नियमित सफाई करें। 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर फिनाइल मिलाकर फर्श की सफाई करें। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बदौनी, जिला रायपुर के कृषक सुमेर सिंह ने। ये गुलाब की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुमेर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपको गुलाब की व्यावसायिक खेती किस प्रकार से हम करें इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलाब की मांग न सिर्फ हमारे देश में अपितु अन्य देशों में भी बहुत अधिक है। क्यारी में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता हमेशा होती है। 4 से 6 दिन की अंतराल पर जो है आपको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। यह आपके ऊपर है कि आप सिंचाई का माध्यम किसे चुनते हैं। यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो निश्चित रूप से आप ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इनिशियल कॉस्ट भले ही थोड़ी अधिक आती है, लेकिन जो है इसमें पानी की बचत काफ़ी अधिक होती है। तो यह सिंचाई की व्यवस्था उत्तम है यदि आप कर पाएँ तो। किसान भाइयों, यदि आपके पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बहाव पद्धति से गुलाब की फसल में पानी देकर गुलाब की फसल से अधिक फूलों का उत्पादन ले सकते हैं। प्लास्टिक मल्च का प्रयोग यदि आप करते हैं तो इससे जो है वाष्पीकरण कम हो जाता है, नमी बरकरार रहती है, जिससे खरपतवार की जो समस्या है वो नहीं होती है। इसके अलावा निराई गुड़ाई जो है वो भी समय समय पर आप आवश्यक रूप से करें, क्योंकि नहीं करने पर क्या होता है खरपतवार आ जाते हैं और जो कि मुख्य फसल को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा होने पर क्या होगा कि पानी खाद जो है वो पौधों को प्राप्त ना हो करके, गुलाब की फसल को प्राप्त ना हो करके जो है खरपतवार जो है उससे अपनी बढ़ोतरी करने लगते हैं, जिससे कि जो है फसल को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचता है। इसे आप या तो खुरपी की सहायता से या हंसिए की सहायता से कर सकते हैं या आप हाथ से भी हटा सकते हैं। और इसकी व्यावसायिक फसल जब हम लेते हैं तो कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से जो कीट लगते हैं वो गेल, जैसिड, लाही, थ्रिप्स। इसकी रोकथाम हमें समय समय पर करना अति आवश्यक है। इनकी रोकथाम के लिए 7 जो है 0.3% या मैलिथियोन का जो है आप छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में मकड़ी कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों की पत्तियों में जाला बनाकर उनका रस चूसता रहता है, जिससे पौधे की पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए ओमाइड दवा 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इससे कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद जो है कीट व रोग प्रबंधन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। गुलाब की जो मुख्य बीमारी है वो डायबैक है। यह प्रायः छटाई के बाद कटे भाग पर हो जाती है, जिससे पौधे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ सूखते हुए जड़ तक सूख जाते हैं। तीव्र आक्रमण होने पर पूरा पौधा ही सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए छटाई के तुरंत बाद कटे हुए भाग को चौबटिया पेस्ट, जिसमें 4 भाग कॉपर कार्बोनेट, 4 भाग रेड लेड और 5 भाग जो है तीसी का तेल जो होता है इसका होता है, एवं 0.1% मैलिथियोन का आप छिड़काव भी कर सकते हैं।
इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां, टहनियां और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसे दिखाई देता है और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती है और फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। और अब देखते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों में क्या रहा है प्रमुख फसलों का दाम। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।